चलो इसमें देखो आप, यहाँ पे हमने ये दिखा दिया था आपको कि फ्लैजिला का स्ट्रक्चर कैसा होता है लास्ट लेक्चर में, है ना। पिलाई और फिम्ब्रिया के बारे में डिस्कस हो गया था। हमें शुरू करना था राइबोसोम्स, है ना, यहीं से देखना था। तो राइबोसोम्स के बारे में बेसिक बातें तो आपको मैंने बताई थी, है ना। चलो देखो, बहुत लोगों को बहुत कुछ पता होगा इसमें, क्योंकि लेक्चर के दौरान हमने बहुत सारी बातें इसके बारे में करा है। इन प्रोकैरियोट्स राइबोसोम्स आर एसोसिएटेड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। याद रखने का, प्रोकैरियोट में राइबोसोम किससे एसोसिएटेड होता है बेटा, जल्दी बताओ। जैसे मान लो एक सेल है, यहाँ देखो, मान लो एक सेल है, तो इस सेल में सेल मेम्ब्रेन है मान लो, ठीक है। तो राइबोसोम होता है ना, वो किससे एसोसिएटेड होता है प्रोकैरियोटिक सेल में, किससे, जल्दी बताओ। सेल मेम्ब्रेन से। आई बात समझ, बोलो। मतलब एक साइड पे वो ज्वाइन होगा किससे, सेल मेम्ब्रेन से ज्वाइन होगा, एक साइड पे एसोसिएटेड होगा, ठीक है। आगे देखो, दे आर अबाउट 15 नैनोमीटर बाई 20 नैनोमीटर, ये साइज हो गया इसका, याद रखोगे। और ये सबको पता है कि दो सब यूनिट को मिला के बना हुआ है। एक कौन सा सब यूनिट होता है बेटा, लार्जर सब यूनिट, और एक सा कौन होता है, स्मॉलर सब यूनिट। ऐसा पढ़ा है ना, ऐसा पढ़ा है ना कि राइबोसोम से दो सब यूनिट को मिला के बना हुआ है। एक आपका लार्जर सब यूनिट, एक है आपका कौन सा, स्मॉलर सब यूनिट, है ना। तो ये सब चीज़ हमने हमने पढ़ रखा है पहले से भी। चलो आगे देखते हैं। चलो, तो अभी बताओ, प्रोकैरियोट में कौन सा राइबोसोम होता है, कितने, 70S 80S, कौन सा होता है, 70S, ये भी पढ़ा है आपने, है ना। तो देखो, प्रोकैरियोट में जो राइबोसोम होता है आपका 70S होता है। उसी 70S को अगर ब्रेक करेंगे अपन, देखो यहाँ दोनों का मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, आप ध्यान देना। इसकी बात कर रहे हैं अपन, राइबोसोम्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर राइबोसोम्स की बात करें अपन, तो देखो आप, राइबोसोम्स, है ना, यह मेनली किस में काम आता है, राइबोसोम से सबको पता है क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस, है कि नहीं, जल्दी बताओ, है ना। अब देखो, ये राइबोसोम जो है आपका, पहली बात, दोनों में प्रेजेंट होता है, याद रखो, प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, दोनों में प्रेजेंट होता है। बस याद क्या रखना है, जो प्रोकैरियोट्स में होता है वो कितने एस होते हैं, 70S, और जो यूकैरियोट में होता है वो क्या होता है, 80S। यूकैरियोट्स में होता है 80। क्लियर है बेटा, बोलो। अब देखो, अब देखो, राइबोसोम्स दो सब यूनिट को मिला के बना होता है। मेड अप ऑफ कितने सब यूनिट, टू सब यूनिट, दो सब यूनिट से बना होता है, ठीक है बेटा। पहला क्या होता है, पहला क्या होता है बेटा, पहला होता है आपका लार्जर सब यूनिट, द फर्स्ट वन इज लार्जर सब यूनिट, एंड द सेकेंड वन इज कौन है बेटा, स्मॉलर सब यूनिट, स्मॉलर सब यूनिट। चलो अब दोनों का देख लेते हैं अपन, है ना, प्रोकैरियोट का भी और यूकैरियोट का भी। तो देखो, अपन यहाँ लिख रहे हैं पी, मतलब समझ जाना किसकी बात हो रही है बेटा, प्रोकैरियोट्स की, और ई मतलब किसकी बात हो रही है, यूकैरियोट्स की। तो प्रोकैरियोट्स में बताओ कितने एस है, 70S, और यूकैरियोट में कितना है, 80S। चलो दोनों को लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट को देखते हैं अपन, ठीक है। तो 70S को अगर बांटेंगे तो दो कंपोनेंट में टूटेगा। लार्जर सब यूनिट कौन सा होगा बेटा, 50S, एंड स्मॉलर कौन सा होगा, 30S, ठीक है। जब हम यूकैरियोट को तोड़ते हैं तो लार्जर क्या होता है, 60S, और स्मॉलर क्या होता है, 40S, ठीक है। ये दोनों सब यूनिट, मतलब ऐसा समझो ना, ये दोनों अलग अलग होता है, ठीक है। ये देखो, अगले में देखते हैं अपन, यहाँ देखो, आप ध्यान से देखना, सब कॉन्सेप्ट को समझना है हमें। चलो देखो, यह मान लेते हैं हम अपन 70S को दिखा रहे हैं, किसको दिखा रहे हैं बेटा, 70S को।
इसका एक स्मॉलर सब यूनिट होगा जो कौन होगा 30s, और एक लार्जर सब यूनिट होगा जो कौन होगा आपका बताओ 50s, है ना। जब प्रोटीन बनाना होगा कब ये दोनों कंबाइन होंगे, हमेशा ये दोनों हमेशा सेपरेट रहेगा, लेकिन ड्यूरिंग कब प्रोटीन सिंथेसिस, जैसे ही प्रोटीन बनाना होगा यह दोनों क्या हो जाएगा जल्दी बताओ कंबाइन हो जाएगा, है ना। ये दोनों क्या हो गया बेटा आपस में कंबाइन। यह कौन वाला है 50s, ये कौन है 30s, अब ये दोनों मिलके क्या हो गया आपका 70s। आई बात समझ। लेकिन ये जब कंबाइन कब होंगे एक ही टाइम पे, जब क्या बनाना होगा इनको प्रोटीन बनाना होगा तब, है ना। इस कंबाइनिंग को एक आयन करवाता है, कौन सा आयन मैग्नीशियम आयन। कौन सा आयन जरूरी होता है बेटा इस कंबाइन ये दोनों को बाइंड करने के लिए, मैग्नीशियम आयन, याद रखना। ठीक है ठीक है क्लियर है। तो चलो देखो राइबोसोम्स बता दिया हमने 50s होता है 30s होता है, और दोनों जब साथ में होगा तो क्या बनाएगा 70s। ठीक है। राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ, किसका साइट है राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस का, है कि नहीं बताओ। अगला देखो सेवरल राइबोसोम्स, एक सिंगल mRNA से जब बहुत सारा राइबोसोम जुड़ जाता है तो क्या बोलते हैं उसको पॉलीजोम या पॉलीराइबोसोम। आई बात समझ, देखो बात समझना, सब बहुत आसान है सब। ये देखो आपने एसी तो पढ़ा था सब लोगों ने, सबको याद होगा एसी, मैंने आपको बताया था कि डीएनए से डीएनए को बनने को क्या बोलते हैं बेटा रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए को बनने को क्या बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए में कितने टाइप के आरएनए थे, 3 टाइप के, टीआरएनए, एमआरएनए एंड आरआरएनए, याद है। अब देखो मेनली जो प्रोटीन बनाता है ना आपका यह वाला आरएनए बनाता है, कौन वाला आरएनए एमआरएनए। एमआरएनए ही प्रोटीन बनाता है, लेकिन इस एमआरएनए को प्रोटीन बनाने के लिए अकेले नहीं बना पाएगा, इसी को जरूरत पड़ता है किसकी, इसकी राइबोसोम्स की। तो होता क्या है, ये मान लो एक एमआरएनए, ध्यान से देखना बेटा, यह एक एमआरएनए है, इसको क्या बनाना है बेटा, क्या बनाना है प्रोटीन बनाना है। इसको क्या बनाना है जल्दी बताओ प्रोटीन बनाना है। तो प्रोटीन कब बनाएगा, जब इसके साथ आके कौन बैठ जाएगा इसके ऊपर, इसके साथ कौन मिल जाएगा राइबोसोम्स। तो एक एमआरएनए पे ना देखा गया है बहुत सारा राइबोसोम आके बैठ जाता है, देखो ऐसे व्हाइट कलर वाला राइबोसोम्स है, देखो तो बहुत सारा राइबोसोम दिख रहा है कि नहीं आपको एक एमआरएनए पे, जल्दी बताओ, है ना। तो देखो तो पॉली मीन्स क्या होता है मेनी, पॉली मीन्स मेनी, बहुत सारा राइबोसोम दिख रहा है कि नहीं यहाँ पे जल्दी बताओ, है ना। तो अगर एक एमआरएनए पे जब बहुत सारा राइबोसोम बैठ जाए तभी इस स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं बेटा, इस स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं पॉलीजोम, या क्या बोल सकते हैं पॉलीराइबोसोम। आई बात समझ, जल्दी बताओ, है ना। और जब यह कंडीशन यह स्ट्रक्चर बनता है ना तभी आपका एमआरएनए क्या बना सकता है, क्या बना सकता है प्रोटीन, है ना। जब तक इसके साथ आके कौन बाइंड नहीं होगा, कौन बाइंड नहीं होगा राइबोसोम्स, तब तक एमआरएनए प्रोटीन नहीं बना सकता है। और एमआरएनए मतलब आरएनए से प्रोटीन बनने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं अपन ट्रांसलेशन। मतलब क्या हो गया एमआरएनए पे आके जैसे ही राइबोसोम बैठा, है ना, तो इस स्ट्रक्चर को हमने बोल दिया पॉलीराइबोसोम, और ये पॉलीराइबोसोम ही ट्रांसलेशन करके क्या बना लेता है जल्दी बताओ प्रोटीन। क्लियर बेटा, बोलो बाकी लोगों को, क्रिश, प्रिया शर्मा, प्रियानी, समझ में आया अच्छे से। सिंपल सी बात है, एमआरएनए प्रोटीन बनाता है लेकिन अकेले नहीं बना सकता, उसको किसका साथ चाहिए राइबोसोम्स का। उस एमआरएनए पे बहुत सारा राइबोसोम जाके बैठ जाता है तब जाके बनता है क्या आपका प्रोटीन। ठीक है चलो वही बोला, देखो यही बात लिखा है, सेवरल राइबोसोम्स में अटैच टू अ सिंगल एमआरएनए। जब एक ही एमआरएनए से बहुत सारा राइबोसोम अटैच हो जाए तब एक चेन बन जाता है, उस चेन को क्या बोलते हैं अपन पॉलीराइबोसोम्स या पॉलीजोम। क्लियर है, बोलो अब क्या बोला, देखो द राइबोसोम ऑफ अ पॉलीजोम। अब इसी पॉलीजोम का जो पॉलीजोम बना आपका, इसी का राइबोसोम क्या करता है एमआरएनए को ट्रांसलेट कर देता है किसमें, वही लिखा हुआ है द राइबोसोम्स ऑफ अ पॉलीजोम ट्रांसलेट द एमआरएनए इनटू प्रोटीन्स। क्लियर है,
क्लियर बेटा, जल्दी बताओ। चलो ये देखते हैं। ये देखो बेहतरीन तरीके से आपका दिख रहा, 70s है। ये कौन सा दिख रहा है आपको? 80s। 70s दो यूनिट को मिला के बना हुआ है। एक लार्जर यूनिट ऊपर वाला है, देखो इसको 50s बोला, और नीचे वाला क्या आपका 30s, है ना। इसी तरह देखो यहाँ 80s वाला का ऊपर वाला, ये जो लार्जर वाला है क्या है 60s, और नीचे वाला है क्या है बेटा आपका 40s। क्लियर है? क्लियर है? अब बोलोगे सर ये बीच में क्या क्या लिखा हुआ है? आपको ये बात आपको बताई थी कि नहीं मैंने, कि राइबोसोम्स कैसे बना हुआ है, याद है आपको? राइबोसोम्स इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? राइबोसोम्स इज इक्वल टू होता है आर आर एन ए प्लस प्रोटीन। राइबोसोम को कौन बनाया हुआ है? आर आर एन ए। आर आर एन ए के साथ कौन मिल जाता है बेटा, जल्दी बताओ? प्रोटीन। तब क्या बन जाता है आपका? तब क्या बन जाता है? राइबोसोम्स। ठीक है, तो देखो सोच रहे होगे तुम लोग कि सर ये 20 में आर एन ए क्या लिखा हुआ है, तो देखो ना इसमें आर आर एन ए होता है कि नहीं, वहीं आर आर एन ए लिखा हुआ है कि 50s में दो आर आर एन ए मिलेगा आपको, एक 5s और एक कौन मिलेगा आपका 23s। इसी तरह 30 सब यूनिट में एक आर एन ए मिलेगा आपको, कौन सा जल्दी बताओ? 16s। इसी तरह 60 सब यूनिट में आपको तीन आर एन ए मिलेगा, 5s 5.8 एंड 28s। और 40 में कौन मिलेगा 18s। आ रही बात समझ? जल्दी बताओ, बोलो। ये बात समझ में नहीं आई? सिंपल सी बात है बेटा, देखो देखो ये 50 सब यूनिट है, 30 सब यूनिट है, सब राइबोसोम का है ना। राइबोसोम में दो चीज प्रेजेंट है, आरएनए प्लस प्रोटीन। कौन सा आरएनए है? आर आरएनए। इधर भी आर आरएनए प्लस प्रोटीन होगा, बटा हुआ यूनिट है लेकिन सब तो उसी से बना हुआ है। देखो यही आर आरएनए में कौन कौन सा होता है बता रहा, जैसे 50 में देखोगे तो दो आर आरएनए मिलेगा, ये कौन सा मिलेगा 5s, और एक कौन सा मिलेगा 23s। तब जाके पूरा कंप्लीट आरएनए बनता है 50s का। 30s में भी कौन मिलेगा? एक ही है 16s। इसी तरह 60s में भी तीन आरएनए होता है, तब जाके इसका कंप्लीट आरएनए बनता है, इसमें 18s होता है। क्लियर है? जल्दी बताओ क्वेश्चन क्या पूछेगा। ये देखो पूछेगा 60s कौन कौन से आरएनए मिला को, या 60s को तोड़ेंगे तो इसमें से कौन कौन सा आरएनए निकलेगा, तो क्या आंसर करोगे जल्दी बताओ? 5s प्लस 5.8s प्लस क्या बोलोगे 28s। हो गया। कोई पूछे चलो भाई 40s में अगर तोड़ेंगे तो कौन कौन सा आरएनए निकलेगा, तो क्या बोलोगे 18s आरएनए निकलेगा। बस हो गया, यही तो आंसर करना है। ठीक है बेटा, ठीक है। चलो आगे देखो, ये हो गया राइबोसोम्स के बारे में। अब देखते हैं इंक्लूजन बॉडीज। इंक्लूजन बॉडी किसको बोलते हैं? जो भी नॉन लिविंग मटेरियल होगा, किसको बोलेंगे बेटा? एक सेल के अंदर किस मटेरियल को? नॉन लिविंग मटेरियल को। एक सेल है, इसके अंदर जो भी नॉन लिविंग स्ट्रक्चर होता है ना, उसको क्या बोलते हैं अपन, जल्दी बताओ? इंक्लूजन बॉडी। क्लियर है? एक सेल के अंदर जो भी नॉन लिविंग स्ट्रक्चर होगा उसको क्या बोलेंगे अपन? क्या बोलेंगे? इंक्लूजन बॉडी। तो सर ये नॉन लिविंग स्ट्रक्चर मतलब जैसे फूड वगैरह जो स्टोर होता है ना, जैसे फॉस्फेट हो गया, देखो ना फॉस्फेट हो गया आपका, ये क्या है? रिजर्व फूड मटेरियल या रिजर्व मटेरियल इन प्रोकैरियोटिक सेल्स आर स्टोर्ड इन द साइटोप्लाज्म इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडी। तो रिजर्व फूड मटेरियल किसको बोलते हैं? जैसे आपके घर में खाना बना, जितना आपको खाना था खा लिया आपने, जो बच गया उसको क्या बोलते हैं? रिजर्व फूड मटेरियल। उसको बाद में यूज करेंगे अपन जरूरत पड़ने पे, है कि नहीं? जल्दी बताओ, बोलो, है ना। तो रिजर्व फूड मटेरियल, इसके जो इंक्लूजन बॉडी प्रोकैरियोटिक सेल में जो खाना बच जाता है ना, उसको रिजर्व फूड मटेरियल बोलते हैं। तो जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है ना, वो सब स्टोर किस फॉर्म में होता है प्रोकैरियोटिक सेल में? इंक्लूजन बॉडी के फॉर्म में। तो फूड आपका क्या है? जो भी मटेरियल रिजर्व करे वो तो नॉन लिविंग ही है ना, है कि नहीं? जल्दी बताओ, बोलो बोलो। क्या समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है तो तुम्हारे बैच में मतलब किसी दिन एनर्जी होती है, किसी दिन एकदम चुप होते हो तुम सब। अरे समझ में आ रहा तो हाँ ना बोलो। these are these are not bounded by any membrane। याद रखने का, इंक्लूजन बॉडी के आसपास कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है, और सीधे सीधे साइटोप्लाज्म में पूरा बिखरा पड़ा होता है। क्लियर है? एग्जाम्पल है फॉस्फेट ग्रैनुअल्स, क्या है? फूड है। साइनोफाइसिन के फूड है। ग्लाइकोजन आप जानते हो फूड है। ये सब फूड मटेरियल है जो रिजर्व फॉर्म में प्रेजेंट होता है, किसमें? प्रोकैरियोटिक सेल में। तो इंक्लूजन बॉडी क्या हो गया? रिजर्व फूड मटेरियल। सिंपल सी बात। अब देखो एग्जाम्पल याद रखो, गैस वैक्यूल से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा हुआ है कि गैस वैक्यूल्स, गैस वैक्यूल मतलब एक वैक्यूल है, खाली जगह है जिसमें क्या भरा हुआ है? एयर भरा हुआ है। इसको क्या बोल देंगे अपन? गैस वैक्यूल। ठीक है, मान लो एक सेल है, सेल में ऐसे एक वैक्यूल किसको बोलते हैं? स्पेस को। कोई स्पेस हो, खाली स्पेस, इसमें क्या भरा हुआ है? एयर। तो इसको क्या बोल देंगे? गैस वैक्यूल। इसी में फूड भरा होता तो क्या बोल देते?
फूड वैक्यूल। आ रही बात समझ? बोलो। हाँ। तो गैस वैक्यूल पूछता है कि किस में प्रेजेंट होता है? ब्लू ग्रीन एल्गी में, याद रखने का। ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया में मिलेगा आपको। पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में, याद रखना है। ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया एंड पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, इसमें गैस वैक्यूल देखने को है, याद करना है। अब आ गया अपन किसके ऊपर? यूकैरियोटिक सेल के ऊपर। ठीक है। द यूकैरियोट्स इंक्लूड ऑल द प्रोटिस्ट, प्लांट, एनिमल्स एंड फंजाई। ये सब बातें आपको पहले बता दिया था, 5 किंगडम में पढ़ना है, बताया था ना, याद है? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमल, आपको याद है, बताया था मैंने। तो मोनेरा में कौन आ जाता है, जल्दी बताओ। मोनेरा में कौन आता है? बैक्टीरिया। मोनेरा में कौन आ गया? बैक्टीरिया, प्रोकैरियोट्स। बाकी जो 4 है ना, प्रोटिस्टा, याद है सबको, 5 किंगडम बताया था मैंने, है ना? तो बाकी 4 जो है, प्रोटिस्ट क्या है? यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। बाकी चारों जो है, प्लांट, एनिमल और फंजाई, क्या है? मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स। ये सब आते हैं यूकैरियोटिक सेल में। अब देखो, इन यूकैरियोटिक सेल्स, ये सब बात आप सब पहले ही से जानते हो, बस पढ़ना है इसको। इन यूकैरियोटिक सेल देयर इज एन एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्म थ्रू द प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। अब ये क्या बोल दिया? कंपार्टमेंटलाइजेशन, पक्की बात है ये। देखो, एक यूकैरियोटिक के सेल है, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे कंपार्टमेंट बन जाते हैं, नहीं बन जाते हैं कि नहीं? क्यों? देखो ना, बहुत सारा ऑर्गेनल है, एक कंपार्टमेंट बन गया क्योंकि यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया है, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट है, यहाँ पे मान लो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इधर गोल्जी बॉडीज है, यहाँ पे न्यूक्लियस है। तो बहुत छोटे छोटे कंपार्टमेंट बन जाते हैं कि नहीं? बोलो, क्यों बन जा रहे हैं? क्योंकि यूकैरियोटिक सेल में बहुत सारा क्या प्रेजेंट है? क्या? मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स है कि नहीं? जल्दी बताओ। चलो आगे देखते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स पजेस एन ऑर्गेनाइज, आपको पहले से पता है। यूकैरियोटिक सेल में क्या होगा? वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होगा, सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है। अगला, इन एडिशन यूकैरियोटिक सेल्स हैव अ वैरायटी ऑफ कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी एंड साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर। ये समझेंगे। लोकोमोशन के लिए भी इसमें क्या होता है? सीलिया भी होता है, फ्लैजिला भी होता है ना? साइटोस्केलेटल में देखेंगे माइक्रोफिलामेंट, बहुत सारी चीजें होती है, सब आगे समझोगे। साइटोस्केलेटल किसको बोलते हैं? साइटोस्केलेटल मतलब जो साइटोप्लाज्म में हो के सेल को क्या दे? सपोर्ट दे। आपका किसको बोलते हैं? आप एंडोस्केलेटन किसको बोलते हैं? अपने बोन को, बोन को बोलते हो ना। एंडोस्केलेटन आपके बॉडी का कौन है? बोन। मतलब बोन आपके बॉडी को सपोर्ट देता है, इसीलिए। इसी तरह आप देखोगे, ये जो साइटोस्केलेटल क्या है? सेल के अंदर रह के सेल को सपोर्ट देगा। ठीक है बेटा, चलिए बताओ। ये आगे पढ़ना ही है, पूरा ये पढ़ना है आपको, साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर पढ़ना है आगे अभी। यार जेनेटिक मटेरियल इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम्स, पहले ही बता दिया था कि जो आपका प्रोकैरियोट है उसका जेनेटिक मटेरियल क्या? डीएनए वेल डेवलप्ड क्रोमोसोम में पैक्ड होता है। याद है? डिफरेंस में पढ़ा था हमने, याद है? बोलो, इसका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? जो जो आपका यूकैरियोट में डीएनए, उसमें क्या बोला था प्रोकैरियोट में? याद करो, डीएनए को ही क्या बोल सकते हैं वहां पे? डीएनए को ही क्या बोल सकते हैं? क्रोमोसोम। याद है? प्रोकैरियोट में हमने बोला था कि बेटा डीएनए को ही क्या बोल दो? क्रोमोसोम बोल सकते हो। और ये भी बताया था मैंने, प्रोकैरियोट में सिंगल क्रोमोसोम होते हैं कि मल्टीपल होते हैं? जल्दी बताओ। प्रोकैरियोट में सिंगल क्रोमोसोम के मल्टीपल? सिंगल क्रोमोसोम, वेरी गुड। तो ये काम कर रहे हो, पता है? आप लोग आगे पढ़ रहे हो, ये पीछे का रिवीजन नहीं करो तुम लोग, पक्की बात। प्रोकैरियोट में पहले तुम लोग आंसर करते थे, लेकिन फिर पढ़ाई लिखाई छोड़ रहे हो तुम लोग। प्रोकैरियोट में क्या होता है आपका? सिंगल, एक ही डीएनए होता है, उसी डीएनए को क्या बोल देते हैं अपन? क्रोमोसोम। जबकि यूकैरियोट में बहुत सारे डीएनए होते हैं, और सब डीएनए क्या होगा? बहुत सारे डीएनए इसमें पैक्ड होगा वेल डेवलप्ड क्रोमोसोम में। देखो ना, हम लोग में कितने क्रोमोसोम है हर सेल में? 46 क्रोमोसोम। हमारे अंदर क्या है? मल्टीपल क्रोमोसोम है, सब बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज है हमारे अंदर क्रोमोसोम। चलो आगे देखो। ऑल यूकैरियोटिक सेल्स आर नॉट आइडेंटिकल। क्या सारे सेल्स आइडेंटिकल है? नहीं है। आरबीसी का शेप अलग होगा, नर्व सेल्स अलग होगा, किडनी सेल, आप देखते हो ना, नर्व सेल का शेप आपका कैसे है? ऐसे ऐसे है, न्यूरॉन पूरा, है ना? जबकि आप देखोगे आरबीसी कैसा है? ऐसा है ना? तो और एक मिनट रुक जाओ। देखो बेटा, इसमें क्या है? हर सेल्स क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं, आइडेंटिकल नहीं होते, एक जैसे नहीं होते।
आगे आप देखोगे प्लांट सेल और एनिमल सेल में बहुत सारे डिफरेंसेस है, जैसे आपको बताया था मैंने। देखो 2-3 डिफरेंस, प्लांट सेल और इधर क्या लिख रहे हैं अपन, एनिमल सेल। सबको पता है प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, एनिमल सेल में सेल वॉल क्या होता है, एब्सेंट होता है। दूसरा आपको बताया था सेंट्रियोल किस में प्रेजेंट होता है, याद करो, एनिमल सेल में। प्लांट सेल में एब्सेंट होता है ना। वैक्यूल, जो सेंटर में एक लार्ज वैक्यूल होता है, किस में प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल में। एनिमल में एब्सेंट होता है। तो प्लांट सेल एनिमल सेल दोनों यूकैरियोटिक है, फिर भी बहुत डिफरेंसेस है इसमें। आगे देखो, ऑन द अदर हैंड एनिमल सेल में सेंट्रियोल होता है, जो किस में नहीं देखने को मिलता है, प्लांट में देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, आगे देखो, अब आपके डिफरेंसेस देख रहे हैं, बहुत सारे डिफरेंस किसके बीच में, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल के बीच में। बस बहुत सारी बातें इसमें आपको नहीं पता होगा, बस अभी डिफरेंस आपको याद रखना है, समझना है। धीरे धीरे चैप्टर जैसे आगे बढ़ेगा, सारे टॉपिक धीरे धीरे आपके कवर होते जाएंगे। ठीक है बेटा, ठीक है, चलो। तो देखो, ये सबको पता है, सेल शेप जब हम प्लांट सेल बनाते हैं तो कैसा बनाते हैं, रेक्टेंगुलर, है ना। और एनिमल सेल बनाते हैं तो कैसा बनाते हैं, सर्कुलर। तो इसका शेप कैसा होता है प्लांट सेल का, स्क्वायर या रेक्टेंगुलर। समझाने के लिए हमेशा हम लोग राउंड बना लेते हैं। इन प्लांट सेल देखोगे ना बुक बैग में बनाया हुआ, तो ऐसे बनाएगा, और एनिमल सेल ऐसे बनाएगा। तो देखो एनिमल सेल 2 टाइप के हो सकते हैं, या तो इरेगुलर जिसका कोई शेप ही नहीं है, या तो कैसा देखने को मिलेगा आपको, जल्दी बताओ, राउंड इन शेप। क्लियर है, क्लियर है, ये सब तो कुछ बताने लायक है ही नहीं है। सेल वॉल आप जानते हो कि इसमें प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। और प्लांट सेल में किससे बना होता है सेल वॉल, सेलुलोज से। अगला देखो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन यूनिवर्सल लेयर है, सब में प्रेजेंट होता है, प्लांट हो, एनिमल हो, प्रोकैरियोटिक हो, यूकैरियोटिक है, दोनों में प्रेजेंट है। अगला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दोनों में प्रेजेंट है। न्यूक्लियस दोनों में प्रेजेंट है, लेकिन इसमें कहाँ होता है, प्लांट सेल में न्यूक्लियस किधर होता है, थोड़ा साइड में। देखो ये प्लांट सेल है ना, क्योंकि प्लांट सेल में बीचों बीच क्या प्रेजेंट होता है, याद करो, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। प्लांट सेल में बीचों बीच क्या प्रेजेंट होता है, जल्दी बताओ, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, है ना। तो ये क्या करता है, न्यूक्लियस को पुश कर देता है, कहाँ, एक साइड में। आई बात समझ बेटा, जल्दी बताओ। देखो ये सब तो 8-9 में ही पढ़ा होगा तुम लोगों ने। देखो प्लांट सेल में कैसे होता है, ऐसा कुछ, ये देखो, ये मान लो प्लांट का सेल है, तो प्लांट सेल में बीचों बीच क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियर, ये लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। ऐसे पूरा बीच का जगह तो यही ले लेता है, कौन, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। और इस वैक्यूल के इस मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, थोड़ा वैक्यूल के मेम्ब्रेन को दिखा रहा हूँ मैं। देखो ये मेम्ब्रेन है इस वैक्यूल का, ये मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, इस वैक्यूल के मेम्ब्रेन को, इस मेम्ब्रेन इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट। तो कोई पूछे वैक्यूल के मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, तो क्या बोलोगे, टोनोप्लास्ट। क्या है, वैक्यूल का मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन अब समझ में आ जाती है ना, कवरिंग। ये जो आपको आउटर कवरिंग दिख रहा है वैक्यूल का, इसको क्या बोलते हैं अपन, जल्दी बताओ, इसको टोनोप्लास्ट बोलते हैं। तो कोई पूछे प्लांट के वैक्यूल के मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, तो क्या बोलोगे, जल्दी बताओ, टोनोप्लास्ट। बाकी लोग कुछ नहीं बोलोगे, बोलो, विश्वा, प्रियानी, सादिया, तुम लोग कुछ नहीं बोलोगे जब पूछेगा तो, बोलोगे ना, तो बोलो। इंटरेक्शन नहीं करोगे तो लेक्चर एंड कर दूंगा मैं, सुन लो। चुपचाप बैठने का कोई मतलब नहीं है क्लास में। जबकि तो आप देखो, क्योंकि यहाँ पे लार्ज सेंट्रल वैक्यूल है, तो पक्की बात है ये धक्का मार के न्यूक्लियस को कहाँ कर देगा, एक साइड में कर देगा। तो प्लांट सेल में न्यूक्लियस कहाँ होता है, एक कोने में कहीं पे मिलता है, या इसका न्यूक्लियस है। जबकि इसके कंपैरिजन में अगर हमें देखें, ये कौन सा सेल है, प्लांट सेल। इसके कंपैरिजन में जब हम एनिमल सेल देखते हैं, तो एनिमल सेल में क्या होता है, ये देखो, ये एनिमल सेल है, इसमें न्यूक्लियस कहाँ होता है, क्योंकि इसमें ही वैक्यूल होते हैं, लेकिन छोटे छोटे वैक्यूल होते हैं, साइड में होते हैं। इसका न्यूक्लियस क्या होता है, बीचों बीच, बिल्कुल सेंट्रल न्यूक्लियस। इसमें क्या होता है, सेंट्रल न्यूक्लियस, बीचों बीच होता है। ठीक है, दूसरी बात देखो, न्यूक्लियस प्रेजेंट एंड लाइज ऑन वन साइड ऑफ द सेल, एक साइड में होगा कहीं, ये कहाँ होगा, प्रेजेंट एंड लाइज इन द सेंटर ऑफ द सेल, बीचों बीच। क्लियर है। अगला देखो, अगला पॉइंट क्या है, लाइसोजोम्स, इसमें प्रेजेंट हो सकता है लेकिन आर वेरी रेयर, लगभग एब्सेंट ही होता है। तो कोई पूछे लाइसोजोम प्लांट सेल में
हमेशा एब्सेंट होता है तब बोलोगे नहीं, कहीं कहीं हो सकता है। लेकिन अगर ऐसे पूछ दे कि लाइसोजोम प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है कि एब्सेंट होता है, तब क्या बोलोगे? एब्सेंट बोल देना। जबकि लाइसोजोम एनिमल सेल में क्या होता है? भर भर के प्रेजेंट होता है। अगला है ग्लाइऑक्सीजोम्स। ये सब सीखेंगे, ये सब आने वाला है टर्म्स अभी चैप्टर में, है ना? तो इसीलिए बोला अभी टर्म सीख लो, ये सब टर्म सीखोगे अभी। ग्लाइऑक्सीजोम्स ये कहाँ प्रेजेंट होता है? बस अभी ध्यान दो, बाद में सीखेंगे। प्रेजेंट इन द फैट स्टोरेज टिश्यू ऑफ जर्मिनेटिंग सीड। जो भी सीड होगा ना, जो जर्मिनेट करना चाहेगा, उसमें जो फैट स्टोरिंग टिश्यू होगा ना इस सीड के अंदर, उस फैट स्टोरिंग टिश्यू में मिलेगा कौन? ग्लाइऑक्सीजोम्स। अब देखो एक बात बताओ, जब ये सीड है, टर्मिनेटिंग सीड मतलब क्या? ये धीरे धीरे इसे प्लांट निकलेगा, निकलेगा कि नहीं? जल्दी बताओ, बोलो। अब ये कहाँ प्रेजेंट होगा ग्लाइऑक्सीजोम? इसके फैट स्टोरिंग टिश्यू में। मान लो टिश्यू है जिसमें फैट भरा हुआ है, तो प्लांट को जर्मिनेट करने के लिए खाना क्या चाहिए? ग्लूकोज चाहिए कि नहीं? जल्दी बताओ, है ना? तो इस फैट को तोड़ना होगा कि नहीं? तोड़ना होगा ना। इस फैट को तोड़ेगा तो उसी से ग्लूकोज निकलेगा ना। जल्दी बताओ, इस फैट को तोड़ने के लिए कौन प्रेजेंट होता है वहां पे? ग्लाइऑक्सीजोम। आई बात समझ? ठीक है, तो ग्लाइऑक्सीजोम मिलनी कहाँ दिखेगा आपको? टर्मिनेटिंग सीड्स में। टर्मिनेटिंग सीड्स में भी कहाँ? जहाँ फैट प्रेजेंट होगा वहां दिखाई देगा। ये एब्सेंट होता है एनिमल सेल में। कौन? ग्लाइऑक्सीजोम। ग्लाइऑक्सीजोम का ही एक भाई होता है, उसको बोलते हैं पेरोक्सीजोम्स। मेनली ये ग्लाइऑक्सीजोम है ना, इस पेरोक्सीजोम में ही कुछ मॉडिफिकेशन होकर बन गया है ना? लेकिन हम एनिमल में इसको पैरोक्सीजोम बोलेंगे, और प्लांट में इसको क्या बोलेंगे? जल्दी बताओ, ग्लाइऑक्सीजोम। क्लियर है? चलो आगे देखते हैं। अगला स्ट्रक्चर है सेलुलर कनेक्शन। सेलुलर कनेक्शन मतलब दो सेल आपस में कनेक्ट कैसे होता है। देखो जैसे ये सेल है, दूसरा, आपस में दोनों को कम्युनिकेट करना है। कम्युनिकेट करना मतलब ये लोग फोन से करेगा कम्युनिकेट? नहीं। सेल कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? इसका साइटोप्लाज्म इसमें जाना और इसका साइटोप्लाज्म इसमें आना, इसी को बोलते हैं सेल कम्युनिकेशन। आ रही बात समझ? जल्दी बताओ। अब सेल कम्युनिकेशन कैसे होगा? प्लांट सेल में एक स्ट्रक्चर बन जाता है, ऐसा ही स्ट्रक्चर, एक ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा जो दोनों के साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करता है। इसके साइटोप्लाज्म इसमें आ सकता है, इसका इसमें आ सकता है। तो इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं अपन क्या? प्लाज्मोडेस्माटा। क्या बोलते हैं बताओ? प्लाज्मोडेस्माटा मतलब वह स्ट्रक्चर जो दो आसपास अगल बगल वाले सेल के साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करता हो, उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। तो सेलुलर कनेक्शन, दो सेल आपस में कनेक्ट प्लांट में कैसे होता है? विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा, है ना? लेकिन वहीं आप एनिमल में आओगे तो एनिमल में प्लाज्मोडेस्माटा नहीं, दूसरा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, उसको क्या बोलते हैं अपन? जल्दी बताओ। सेल जंक्शन। याद रखने का, ये दो सेल है पास पास में, दोनों को कम्युनिकेट करना है, मतलब दोनों के साइटोप्लाज्म को एक दूसरे में भेजना है। तो प्लांट में एक स्ट्रक्चर बीचों बीच बनेगा, ब्रिज एक बन जाएगा, सीधे समझो, है ना? उसको बोलेंगे प्लाज्मोडेस्माटा। और एनिमल में काम कौन करता है? सेल जंक्शन। क्लियर है? बताओ, बोलो। इसमें इसमें रिजर्व फूड कौन सा है? आप जानते हो प्लांट में रिजर्व फूड क्या होता है? स्टार्च। जबकि एनिमल में क्या होता है? ग्लाइकोजेन, है ना? क्या आर्यन, शुरू में तो बहुत बोलता था, तू म्यूट हो गया पूरी तरह से, क्या बात? आर्यन, ग्लाइकोजेन, ठीक है बेटा। आगे देखते हैं। अगला क्या है? सेंट्रोजोम या सेंट्रियोल। हम सेंट्रियोल को ही सेंट्रोजोम बोलते हैं। देखो सेंट्रियोल हमेशा दो होता है, एक सेंट्रियोल दूसरा सेंट्रियोल। इसके अराउंड कुछ एमॉर्फस मटेरियल प्रेजेंट होता है, सेल मेम्ब्रेन नहीं, कुछ मटेरियल प्रेजेंट होता है लिक्विड जैसा। जब ये मटेरियल भी प्रेजेंट होगा ना सेंट्रियोल के बगल में, अब उसको क्या बोल देते हैं? जल्दी बताओ, सेंट्रोजोम। और ये मटेरियल प्रेजेंट नहीं होगा तो बस क्या बोल देंगे? जल्दी बताओ, सेंट्रियोल। तो सेंट्रियोल अलग नहीं है, सेंट्रोजोम बोलूँ सेंट्रियोल बोलूँ एक ही बात है। सेंट्रियोल आप जानते हो प्लांट सेल में क्या होगा? हायर प्लांट सेल में एब्सेंट होगा, और एनिमल सेल में क्या है? प्रेजेंट है। गोल्जी अपैरेटस दोनों में प्रेजेंट होता है। साइटोप्लाज्म जानते हो, जो भी सेल्स होगा सब में होगा, दोनों में प्रेजेंट है। राइबोसोम्स सब प्रोटीन बनाता है, प्रोकैरियोट यूकैरियोट सब, दोनों में प्रेजेंट होगा। प्लास्टिड्स, प्लास्टिड में कौन कौन आता है? जल्दी बताओ। ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट, ये तीनों आता है प्लास्टिड में। आ रही बात समझ? अभी पढ़ोगे प्लास्टिड 3 टाइप के होता है बेटा, ठीक है? तो बताया भी होगा शायद मैंने। तो प्लास्टिड कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के। ये तीनों अपन पढ़ेंगे, प्लास्टिड के 3 टाइप्स। पहला होता है आपका, ये सबने सुना होगा, क्लोरोप्लास्ट, इसी में आता है क्लोरोप्लास्ट। दूसरा कौन होता है? क्रोमोप्लास्ट। ये तुम्हारे क्लास में नहीं बताया मैंने? तो कितनी बार बताओगे सर? ल्यूकोप्लास्ट।
ल्यूकोप्लास्ट कैसा होता है? कलरलेस। प्लांट में बाकी जितने कलर होते हैं किसके कारण होते हैं? क्रोमोप्लास्ट के कारण। और जो ग्रीन कलर होता है किसके कारण होता है? क्लोरोप्लास्ट के कारण। तो प्लास्टिड किस में प्रेजेंट होना चाहिए, प्लांट में या एनिमल में? प्लांट में, इसलिए लिखा हुआ प्लास्टिड प्लांट में प्रेजेंट है, एनिमल में एब्सेंट है। अगला वैक्यूल्स, अभी तो बताया प्लांट सेल में बीचों बीच क्या होता है? लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। वही लिख रहा है। इसमें इसमें एक वैक्यूल होता है या एक से ज़्यादा होगा तो एक से दो होगा। प्लांट में ज़्यादा वैक्यूल नहीं होता क्योंकि पूरा जगह तो ले लिया है एक ही वैक्यूल। तो देखो लिखा हुआ फ्यू लार्ज या अ सिंगल सेंट्रली पोजिशन्ड वैक्यूल। इसमें वैक्यूल का जगह कहाँ है? बीचों बीच। ठीक है। जबकि इसमें क्या होता है? यूजुअली स्मॉल एंड वैक्यूल होगा एनिमल सेल में, लेकिन छोटे छोटे होते हैं, कहीं कोने में पड़ा होगा। ठीक है। नंबर ज़्यादा होता है लेकिन छोटा छोटा होता है। क्लियर है? जल्दी बताओ। आगे देखो सीलिया। सीलिया आप जानते हो, बताया था बैक्टीरिया में सीलिया होता है क्या? बैक्टीरिया में सीलिया होता है? बात 5 बार। अभी तुमने फ्लैजिला पढ़ा है कल, पिछले लेक्चर में पढ़ा है ना? पढ़ के आओ, नहीं तो क्लास में मत आओ। सब लोग पहले सुन लो। आपको जितना प्यार से मैं पढ़ा रहा हूँ, देखो एक बात, यहाँ पे मजाक तो चलता नहीं है। पिछले लेक्चर में शायद फ्लैजिला खत्म हुआ है हमारा स्ट्रक्चर। जल्दी बताओ, हुआ है ना? चलो थोड़ा उस पर आते हैं अपन। चलो हमने पूरा देखा था। ये देखो तो क्या लिखा हुआ है, पढ़ो तो जरा। क्या लिखा हुआ है, पढ़ो। तो इसका मतलब क्या है? पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं कर रहे हो तुम लोग, बस आके क्लास में बैठना तो कोई ज़रूरी नहीं है, है ना? 11th में हो, पढ़ने आओ तो पढ़ो थोड़ा, है ना? रिवीजन करके आओ एटलीस्ट। सीधे क्लास में आके बैठ जाना, दैट डजंट फुलफिल योर पर्पस, है ना? आप यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए हो, कुछ करने के लिए हो। तो लास्ट लेक्चर का ही तुम लोग को याद नहीं है, क्या पढ़ोगे तुम लोग? सीलिया। बैक्टीरिया में क्या होगा? प्लांट सेल में क्या होता है? एब्सेंट होता है। बैक्टीरिया में भी क्या होता है? एब्सेंट होता है। बस कहाँ प्रेजेंट होगा आपका? एनिमल सेल में। ठीक है। प्रेजेंट इन एनिमल सेल में भी, सब में नहीं। क्या लिखा हुआ है? प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ द एनिमल सेल, है ना? मोस्ट ऑफ में दिखाई देगा। मान लो 100 एनिमल सेल है तो उसमें से 98 में दिखाई देगा, 97 में, लेकिन जरूरी नहीं कि सब में हो। माइटोकॉन्ड्रिया आप जानते हो सब में होगा, लेकिन प्लांट में नंबर कम होता है और एनिमल में नंबर किसका ज़्यादा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया का। ठीक है। तो प्रेजेंट दोनों में है, लेकिन प्लांट में नंबर कम होगा, एनिमल में नंबर ज़्यादा होगा माइटोकॉन्ड्रिया का। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, प्लांट कैसा है जल्दी बताओ? ऑटोट्रॉफिक, वो खुद से खाना बना सकता है अपना। प्लांट ऑटोट्रॉफिक ही होता है ना? जल्दी बताओ। हम लोग क्या है? हम लोग क्या है? हम लोग क्या है? हेट्रोट्रॉफिक। चलो साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस क्या होता है ये भी बताया था मैंने। कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस बताया था। सुना है टर्म कभी? नहीं सुना है, कोई बात नहीं। देखो देखो बेटा, सेल डिवीजन जब पढ़ेंगे ना, जिसको आप सीखोगे किसको बोलते हैं, देखो बता रहा हूँ मैं। साइटोकाइनेसिस जब सेल डिवीजन पे आएंगे तब इसको आप बेहतर तरीके से समझोगे। ये देखो, तो सेल डिवीजन होता है ना, इसमें दो प्रोसेस होते हैं। ठीक है। सेल डिवीजन में दो प्रोसेस होते हैं। एक होता है आपका पहले कैरियोकाइनेसिस, दूसरा होता है आपका, इसको ऐसे देखो, ये तो सबको पता है ना। सेल डिवीजन दो टाइप से होता है, माइटोसिस एंड मियोसिस। और बैक्टीरिया में कैसे होता है? अमाइटोसिस। तीन तरीके से मैं आपको सेल डिवीजन बता रहा हूँ। देखो सेल डिवीजन मतलब समझ, तो एक सेल डिवाइड करके कितने बना लेंगे? दो। तो उसको बोलते हैं सेल डिवीजन। तो देखो सेल डिवीजन शायद बताया हुआ है तुम्हारे क्लास में, मैंने बताया हुआ नहीं हुआ? मैंने बताओ। सेल डिवीजन तीन तरीके से हो सकता है। पहला क्या है? अमाइटोसिस, जो किस में देखने को मिलता है? बैक्टीरिया में या प्रोकैरियोट्स में। एक क्वेश्चन लीक कर दिया मैंने, क्वेश्चन आ रहा है आपको इसमें कि सेल डिवीजन इन प्रोकैरियोट अकर्स बाय अमाइटोसिस। ठीक है। दूसरा किससे होता है? माइटोसिस। और तीसरा किससे होता है? मियोसिस। तो माइटोसिस हो या मियोसिस हो, ये दोनों में, इन दोनों प्रोसेस में, माइटोसिस हो या क्या हो, मियोसिस, ये दोनों में पहले क्या होगा? हमेशा कैरियोकाइनेसिस। पहले क्या होगा? कैरियोकाइनेसिस, फॉलोड बाय क्या? साइटोकाइनेसिस। ये कोई भी सेल डिवीजन हो, इसमें नहीं, ये तो अलग है। माइटोसिस हो या मियोसिस हो, है ना? ये यूकैरियोटिक सेल में देखने को मिलता है। माइटोसिस और मियोसिस हो
इसमें पहले क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस इज फॉलोड बाय क्या, साइटोकाइनेसिस, इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। मतलब कि कैरियन मीन्स क्या होता है, जल्दी बताओ, बता चुका हूं मैं। कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, पहले किसका डिवीजन होगा, न्यूक्लियस का, फिर किसका होगा, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। आई बात समझ, जल्दी बताओ, पहले कौन डिवाइड करेगा, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के डिवीजन को क्या बोलते हैं, कैरियोकाइनेसिस। जब न्यूक्लियस डिवाइड कर जाएगा तब क्या डिवाइड होगा आपका, साइटोप्लाज्म, उसको क्या बोलेंगे, साइटोकाइनेसिस। देखो ना कैसे सेल डिवीजन होता है। चलो अब एक सेल में एक सिंगल न्यूक्लियस है मान लो, अब इसको दो सेल में डिवाइड होना है, तो पहले न्यूक्लियस को दो करोगे कि नहीं करोगे, ये बताओ। पहले करोगे तभी ना दोनों सेल को दोगे, दोनों सेल को दोगे क्या आप, तो एक को एक न्यूक्लियस दूसरे को दो, तो पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है। तो ये सेल ऐसा हो जाएगा, पहले सेल है, इसका न्यूक्लियस पहले क्या हो गया, जल्दी बताओ, न्यूक्लियस क्या हो गया, डिवाइड हो गया। एक से कितने हो गए, तो इसको क्या बोलेंगे, कैरियोकाइनेसिस। अब न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, तो इसके साइटोप्लाज्म को भी जब इक्वल इक्वल बांट देंगे, आधा आधा, तभी ये दो सेल में बटेगा ना, जल्दी बताओ, है ना। तो अगला क्या होगा, साइटोकाइनेसिस। अगला क्या होगा, जल्दी बताओ, मतलब इसका साइटोप्लाज्म बटेगा, और कितना सेल बन गया अब, दो सेल, एक सेल में एक न्यूक्लियस, दूसरे वाले में दूसरा। तो पहला कैरियोकाइनेसिस होता है, दूसरा क्या होता है, साइटोकाइनेसिस, है ना। ये जो साइटोकाइनेसिस हुआ ना, ये दो तरीके से होता है, प्लांट में अलग तरीके से होता है और एनिमल में अलग तरीके से होता है, ठीक है। ये सेल डिवीजन पढ़ना ही है तुम लोग को। देखो प्लांट में कैसे होता है, हम देख रहे हैं प्लांट सेल में क्या, प्लांट सेल में क्या देख रहे हैं अपन, साइटोकाइनेसिस, मतलब डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। देखो प्लांट सेल में कैसे होता है, बाई सेल प्लेट फॉर्मेशन। मान लो ये प्लांट का सेल है, एक प्लांट का सेल है, अब इसमें कैरियोकाइनेसिस हो चुका है, मतलब दो न्यूक्लियस बन चुका है। अब हमें इसका क्या डिवाइड करना है, जल्दी बताओ, साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म में कैसे डिवाइड होता है, इसके बीचों बीच एक प्लेट बनने लगता है, यहाँ से शुरुआत होता है, बीच से बनना शुरू होता है, ऐसे एक प्लेट बनना शुरू हुआ, और ये प्लेट अब बाउंड्री को टच करेगा, इधर भी मूव करेगा ऐसे ऐसे, इधर मूव किया, इधर मूव किया, इधर मूव किया, फाइनली किसको टच कर दिया, सेल वॉल को। और जब ये टच कर देता है, ये दो सेल टूट गया, और टूट के कितने सेल बना देंगे, जल्दी बताओ, दो सेल, है ना। एक आधा ऊपर वाला और एक आधा ये, कौन इसका डिवाइड किया, ये बीच वाला स्ट्रक्चर, इसी को क्या बोलते हैं अपन, सेल प्लेट। सेल प्लेट है जो क्या किया, साइटोप्लाज्म को डिवाइड किया। तो कोई पूछे प्लांट सेल में साइटोकाइनेसिस कौन करवाता है, तो क्या बोलोगे, सेल प्लेट। कौन करवाएगा, सेल प्लेट। अब एनिमल सेल में देखते हैं, एनिमल सेल साइटोकाइनेसिस। एनिमल सेल में देखोगे तो ये मान लो एनिमल सेल है आपका, इसमें भी कैरियोकाइनेसिस मान लो हो चुका है। अब इसको क्या करना है, साइटोप्लाज्म को डिवाइड करना है ना। यहाँ पे साइटोप्लाज्म के सेल क्लीवेज या फर्रो बोलते हैं। अमीबा में देखा है आपने कभी, अमीबा में कैसे होता है डिवीजन, उसी तरह यहाँ पे देखो ऐसा होगा, ये अंदर की तरफ धंस जाता है इसका मेम्ब्रेन, ऐसे ऐसे धंसा, इधर से ये धंसा, ऐसे देखो ये वाला जो मेम्ब्रेन था अंदर मूव करना शुरू किया, इधर से ये, और फाइनली दोनों एक दूसरे को क्या किया, देखो तो टच कर दिया कि नहीं, बताओ, टच करके टूट जाएगा यहाँ से जहाँ टच होगा। तो इसको बोलते हैं कॉन्स्ट्रिक्शन, कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब अंदर धंसना, या सेल फर्रो बोलते हैं, है ना। तो इसको बोलते हैं कॉन्स्ट्रिक्शन, ये जो धंस गया अंदर में इसको क्या बोलेंगे बेटा, कॉन्स्ट्रिक्शन। तो कोई पूछे एनिमल सेल में अबे ऐसे यहाँ से टूट के अलग हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, एक सेल बाहर। आई बात समझ, जल्दी बताओ, है ना। तो कोई पूछे एनिमल सेल में किससे होता है, कॉन्स्ट्रिक्शन से, और प्लांट सेल में किससे होता है, सेल प्लेट से। वही बात लिखा हुआ देखो, साइटोकाइनेसिस प्लांट सेल में किससे होगा, बाय सेल प्लेट, और एनिमल सेल में किससे होगा, बाय कॉन्स्ट्रिक्शन, है उसे क्या बोलते हैं, फर्रोइंग। क्लियर है। ये देखो अभी बताया था मैंने कि प्लांट सेल आपको कैसा दिखाई देगा, रेक्टेंगल या स्क्वायर शेप में, और एनिमल सेल कैसा होता है, हमेशा राउंड, ठीक है। और ये सब सारे स्ट्रक्चर इसमें है, ये धीरे धीरे हर स्ट्रक्चर को देखेंगे आप, ठीक है, क्या क्या प्रेजेंट होता है। क्लियर है, तब आपको बताऊंगा दोनों सेल के बारे में। चलो अब यूकैरियोटिक सेल का हमें जो देखना है, सबसे मेन चीज जो क्या है आपका, बायो मेम्ब्रेन्स, या इसको क्या बोलते हैं अपन, सेल मेम्ब्रेन। सबसे पहले किससे शुरुआत कर रहे हैं अपन,
सेल मेम्ब्रेन से। क्या कि आप सब जब भी कोई सेल उठाओगे तो सबसे पहले क्या मिलेगा? सेल वॉल, उसके बाद क्या मिलेगा? सेल मेम्ब्रेन, है ना। अब ये यूकैरियोटिक सेल है तो इसमें मत बोल देना कि ग्लाइकोकैलिक्स मिलेगा। ग्लाइकोकैलिक्स कहाँ मिलता है? प्रोकैरियोट में, ठीक है। यहाँ पे मत बोलना आप कि यहाँ पे ग्लाइकोकैलिक्स मिलेगा, ठीक है बेटा। हाँ, चलो देखो, तो हम बोल रहे हैं कि पहले अपन देख रहे हैं सेल मेम्ब्रेन, तब इसमें देखेंगे क्या? सेल वॉल, ठीक है। पहले किसको देख रहे हैं? सेल मेम्ब्रेन को। सेल मेम्ब्रेन को ही अपन दूसरा क्या बोल सकते हैं, जल्दी बताओ? बायो मेम्ब्रेन। चलो देखो ये होता क्या है। बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन क्लियरली रिवील्ड दैट, बायोकेमिकल मतलब जब हमने सेल मेम्ब्रेन को देखना शुरू किया, ये किस किस चीज़ से बना हुआ है, बायोकेमिकल मतलब केमिकल कंपोजिशन किस चीज़ से बना हुआ है। जब हमने उसका इन्वेस्टिगेशन किया तो हमें पता चला सेल मेम्ब्रेन्स में क्या क्या प्रेजेंट है बेटा? लिपिड प्रेजेंट है, प्रोटीन प्रेजेंट है, और क्या प्रेजेंट है तीसरा? कार्बोहाइड्रेट। तो सेल मेम्ब्रेन में देख लो, ये बात मैंने पहले बताया था, दुनिया का कोई भी सेल मेम्ब्रेन हो, सेल मेम्ब्रेन यूनिवर्सल लेयर है, सब में प्रेजेंट होता है। प्लांट हो, एनिमल हो, है ना, या प्रोकैरियोट हो, सेल मेम्ब्रेन सब में होता है कि नहीं? जल्दी बताओ। सब में होता है। यूकैरियोटिक सेल हो, प्रोकैरियोटिक सेल हो, यूकैरियोटिक में प्लांट सेल हो, एनिमल सेल हो, है ना, कोई भी सेल हो, सब में सेल मेम्ब्रेन होता है। लेकिन किसी का सेल मेम्ब्रेन हो उसमें यह दो चीज पक्का मिलता है, ये तीन चीज मिलेगा ही सबके सेल मेम्ब्रेन में, लिपिड, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, सब में मिलता है। तो आपको बताया भी था, क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी कि प्रोकैरियोटिक का कौन सा वो स्ट्रक्चर है जो यूकैरियोटिक के जैसा ही है, तो क्या बोलोगे आंसर? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि प्रोकैरियोट का यूकैरियोट का दोनों का क्या होता है? एक ही जैसा होता है, एक ही चीज से बना होता है। क्लियर है? हाँ। तो बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन क्लियरली रिवील्ड दैट द सेल मेम्ब्रेन पजेस लिपिड, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। सबसे ज्यादा मिलेगा आपको लिपिड और प्रोटीन, और थोड़ा बहुत क्या मिलता है आपका? कार्बोहाइड्रेट भी, ठीक है। आगे देखो, अब देखो लिपिड प्रोटीन का जो रेशियो है ना, मेन यही होता है लिपिड प्रोटीन, ये वैरी करता है। हमारे बॉडी में हजारों सेल है कि नहीं? आरबीसी का सेल अलग है, किडनी का अलग है, ब्रेन का अलग है, लंग का अलग है, हार्ट का अलग है, सबका अलग अलग सेल है कि नहीं? जल्दी बताओ, है ना। तो हर सेल में ये जो प्रोटीन और लिपिड का अमाउंट होगा ना, वैरी करेगा। किसी में प्रोटीन ज़्यादा होगा तो किसी में कौन ज़्यादा होगा बेटा? लिपिड ज़्यादा होगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल देके भी दिखाया है। पहले ये बात समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, अगला दोनों। द रेशियो ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड वैरीज कंसिडरेबली इन डिफरेंट सेल टाइप्स, मतलब अलग अलग सेल में यह रेशियो, मतलब हर सेल में नहीं बोल देंगे कि 60% प्रोटीन है तो 40% लिपिड है। किसी में 40% लिपिड होगा तो 60% प्रोटीन हो सकता है, किसी में 30% प्रोटीन हो सकता है, 70% क्या हो सकता है? लिपिड हो सकता है, किसी में 70% लिपिड हो सकता है, किसी में 30% क्या हो सकता है? प्रोटीन हो सकता है। वो सब अलग अलग वैरी करेगा। आई बात समझ? जल्दी बताओ। अगला देखो, एक एग्जाम्पल जैसे करके दिखाया, एग्जाम्पल है आपका, इन ह्यूमन बींग्स द मेम्ब्रेन ऑफ द एरेथ्रोसाइट, एरेथ्रोसाइट किसको बोलते हैं? आरबीसी को। रेड ब्लड सेल का दूसरा नाम क्या है? एरेथ्रोसाइट। इसके मेम्ब्रेन को देखोगे, सेल मेम्ब्रेन को ना, आरबीसी के मेम्ब्रेन को देखोगे, इसमें आपको क्या दिखाई देगा? 52% क्या होगा इसमें? प्रोटीन, और 40% क्या मिलेगा इसमें? लिपिड, है ना। बाकी 8% जो बच गया उसमें कार्बोहाइड्रेट और दूसरे चीज होती है। लेकिन देखो 52% इसमें प्रोटीन है, 40% क्या है? लिपिड है। लेकिन इसका मतलब जो भी सेल मेम्ब्रेन उठाएंगे तो उसमें यही होगा? नहीं, सब में चेंज हो सकता है। आरबीसी में इतना होता है। क्लियर है? चलिए बताओ, आगे देखो। अब देखो एवरेज कंपोजिशन बता रहा है। एवरेज मतलब एक सेल मेम्ब्रेन में जब हम एवरेज ले लेते हैं सारे को मिला के, जितने भी सेल हैं उसमें क्या क्या कितने अमाउंट में मिलता है। देखो लिपिड अप्रॉक्स कितने अमाउंट में मिलेगा सेल मेम्ब्रेन में आपको? 40%। प्रोटीन कितना मिलेगा अप्रॉक्स आपको? 58 से 59%। और कार्बोहाइड्रेट कितना मिलेगा आपको? 1 से 2%। आई बात समझ? जल्दी बताओ। अब देखो, अब देखो लिपिड में मेनली कौन सा, लिपिड बहुत सारे होते हैं ना, लिपिड में मेनली कौन सा लिपिड मिलेगा सेल मेम्ब्रेन में? फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड मतलब फॉस्फेट प्लस लिपिड। ये बात समझ में आती है? किसको बोलते हैं फॉस्फोलिपिड? बोलो। देखो दो चीज लिखा हुआ है, फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, मतलब ये सब अकेले लिपिड नहीं है। फॉस्फोलिपिड मतलब फॉस्फेट प्लस लिपिड, ग्लाइकोलिपिड मतलब ग्लाइको प्लस लिपिड, मतलब शुगर प्लस लिपिड। आई बात समझ? बोलो। तो कोई पूछे कि मेम्ब्रेन में, सेल मेम्ब्रेन में कौन सा लिपिड मिलता है, तो क्या बोलोगे? फॉस्फोलिपिड मिलता है, कोलेस्ट्रॉल मिलता है, और तीसरा लिपिड कौन सा मिलता है? ग्लाइकोलिपिड। कोई पूछे प्रोटीन में
आप प्रोटीन पहले बताया था मैंने, प्रोटीन किसको मिला के बना हुआ है? प्रोटीन किसको मिला के बना हुआ है? कौन बनाता है प्रोटीन? कौन बनाता है प्रोटीन? वो तो राइबोसोम तो बनाता है। प्रोटीन किससे बनता है ये पूछ रहा हूँ मैं। अमाइनो एसिड्स, बताया नहीं था? जरूर बोला है, तुम्हारे क्लास में भी एक बार ये बात जरूर बोला होगा मैंने कि बहुत सारे अमाइनो एसिड को एक साथ जोड़ दो तो क्या बन जाता है? प्रोटीन। बताया नहीं ये बात? बताया तो है सर, हम लोग पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं, हमारी गलती है। ये देखो, बताया हुआ था मैंने, बहुत सारे अमाइनो एसिड जब आपस में जुड़ जाते हैं तब वो एक स्ट्रक्चर बनाता है, उसको क्या बोलते हैं अपन? प्रोटीन बोलते हैं। बात समझ में आई? पढ़ोगे नहीं तो कोई मतलब नहीं है पढ़ाई करने का। अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड, ये अमाइनो एसिड 1 है, अमाइनो एसिड 2 है, अमाइनो एसिड 3, अमाइनो एसिड 4, बहुत सारे अमाइनो एसिड, 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड होता है ना? तो बहुत सारे अमाइनो एसिड जब जुड़ जाते हैं आपस में तब बनता है प्रोटीन। और दो अमाइनो एसिड को जोड़ता जो बॉन्ड है उस बॉन्ड को क्या बोलते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बोलते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, तो देखो, इसका मतलब प्रोटीन अमाइनो एसिड से बना हुआ है, सिंपल सी बातें हैं। तो कोई पूछे कि जो प्रोटीन है आपके सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट, उसमें सबसे ज्यादा कौन सा अमाइनो एसिड देखने को मिलता है, तो क्या बोलोगे? आर्जिनिन एंड लाइसिन। जो सेल मेम्ब्रेन होता है ना, बताया ना कि 20 डिफरेंट टाइप के अमाइनो एसिड होते हैं। जो सेल मेम्ब्रेन में जो अमाइनो एसिड प्रेजेंट होता है वो कौन होता है मेनली? आर्जिनिन एंड लाइसिन। दीज आर अमाइनो एसिड से क्या है दोनों? दोनों किसका एग्जाम्पल है? अमाइनो एसिड्स का। तो बोलोगे सर यहाँ तो प्रोटीन पढ़ रहे हैं, अमाइनो एसिड कहाँ से आ गया? अमाइनो एसिड ही मिलके क्या बनाता है? प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट कितना मिलेगा? 1 से 2%। अब देखो क्या लिखा है, सेल मेम्ब्रेन इज अ यूनिवर्सल स्ट्रक्चर। यूनिवर्सल मतलब जो सब में प्रेजेंट हो, जितना दुनिया में सेल है जिसमें सब में प्रेजेंट हो, वैसे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं अपन? यूनिवर्सल, है ना? तो सेल मेम्ब्रेन सब जगह प्रेजेंट होता है, और अभी बता ही दिया। एंड स्ट्रक्चरली सेल मेम्ब्रेन ऑफ प्रोकैरियोट्स इज सिमिलर टू द यूकैरियोट्स, है ना? अभी बताया ना, कोई क्वेश्चन पूछे कि कौन सा स्ट्रक्चर है यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में जो सिमिलर है, तो क्या बोलोगे? सेल मेम्ब्रेन। चलो आगे, अगला है आपका स्ट्रक्चर ऑफ बायोमेम्ब्रेन्स। बायोमेम्ब्रेन्स, अब इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। पहले तो हमने सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा कि सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, यूनिवर्सल लेयर होता है, प्रोकैरियोट यूकैरियोट का दोनों का सेल मेम्ब्रेन एक ही जैसा होता है। इससे बना होता है सेल मेम्ब्रेन लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से। लिपिड, लिपिड कितना होता है, प्रोटीन कितना होता है, कार्बोहाइड्रेट कितना होता है, यह देखा हमने। ठीक है, अब अपन क्या देखेंगे? स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, है ना? तो देखो, स्ट्रक्चर जो सेल मेम्ब्रेन का था ना बहुत रहस्यमयी था, मतलब एक बार में पता नहीं चला। बहुत साइंटिस्ट ने आके धीरे धीरे कुछ कुछ बातें बोली, तब जाके हमें पता चला कि सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर फाइनली कैसा है। तो सबसे पहला जो बात बोला गया था, या सबसे पहला मॉडल, मॉडल मतलब जो सबसे पहला इसके बारे में जो थियरी दिया गया था कि सेल मेम्ब्रेन कैसा है, उस थियरी को क्या बोलते हैं अपन? सैंडविच और ट्राई लैमिलर थियरी या मॉडल। किसने दिया था? एप्सन एंड डैनियल ने, है ना, 1935 में। ये दो साइंटिस्ट है जिन्होंने सेल मेम्ब्रेन के लिए कौन सा मॉडल दिया था, बताओ? सैंडविच और ट्राई लैमिलर मॉडल। सैंडविच ऐसा होता है, सैंडविच में क्या होता है? ऊपर ब्रेड, नीचे ब्रेड और बीच में कुछ स्टफिंग होता है, यही होता है ना? जल्दी बताओ, बोलो। इसी तरह इसमें देखोगे आप, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स। इसमें 3 लेयर से इन्होंने बोला, ट्राई लैमिलर मतलब 3 लेयर, है ना? अब सैंडविच क्यों बोला ये भी बता रहा हूँ। ट्राई लैमिलर क्यों बोला? क्योंकि इनके अकॉर्डिंग क्या था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कितने लेयर से बना हुआ है? कितने लेयर से बना हुआ है? 3 लेयर से। ठीक है, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, द
चलो बेटा, आवाज़ आ रही है अब? हाँ। देखो, देखो, ये देखो मैं बता रहा था, हाँ, कि इस मॉडल को क्या बोला गया, सैंडविच और ट्राई लैमेलर। तो ट्राई लैमेलर का मतलब तो आप समझ गए, क्योंकि ये 3 लेयर से बना हुआ था, इसलिए इसको क्या बोला गया, ट्राई लैमेलर। इनके अकॉर्डिंग ये 3 लेयर से बना हुआ है। अब सैंडविच क्यों बोला ये बता रहा हूँ। इन विच अ बाई मॉलिक्यूलर लेयर ऑफ लिपिड इज सैंडविच्ड बिटवीन 2 सिंगल लेयर्स ऑफ प्रोटीन। इनको, इनका कहना था बाई मॉलिक्यूलर लेयर ऑफ लिपिड। लिपिड हमेशा क्या होता है, पाई लेयर होता है ना। इनका कहना था ऊपर में प्रोटीन है, नीचे में भी क्या है बेटा, प्रोटीन, और बीच में एक डबल लेयर किसका प्रेजेंट है, लिपिड का। आई बात समझ, जल्दी बताओ। तो 3 लेयर हो गया कि नहीं, पहला प्रोटीन का, दूसरा लिपिड का, तीसरा किसका है, प्रोटीन का। तो 3 लेयर होगा कि नहीं, प्रोटीन लिपिड प्रोटीन। और सैंडविच क्यों बोला, ऊपर प्रोटीन नीचे प्रोटीन और बीच में सैंडविच कौन है, लिपिड। आई बात समझ, जल्दी बोलो। इसीलिए इसको सैंडविच मॉडल बोला। ट्राई लेमेलर क्यों बोला, क्योंकि 3 लेयर है सर, प्रोटीन लिपिड प्रोटीन, इसलिए 3 बोल दिया। सैंडविच क्यों बोला, ऊपर प्रोटीन नीचे प्रोटीन और बीच में कौन, लिपिड। लेकिन लिपिड के कितने लेयर थे, 2 लेयर, बाई लेयर। ठीक है, तो इसीलिए इसको सैंडविच या ट्राई लेमेलर, प्रोटीन प्रोटीन और बीच में कौन, जैसे ब्रेड ले लो, ऊपर ब्रेड मतलब प्रोटीन, नीचे ब्रेड मतलब प्रोटीन और बीच में स्टफिंग कौन है, लिपिड। आई बात समझ, जल्दी बताओ। इसलिए इसको बोला गया सैंडविच मॉडल। क्लियर है बेटा। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल ईच प्रोटीन लेयर इज, अब बताया गया, सब लेयर का थिकनेस भी बता दिया। प्रोटीन लेयर का थिकनेस क्या बोला, इसका थिकनेस कितना बोला, 20 एंगस्ट्रम। इसका भी कितना हो जाएगा, नीचे वाला प्रोटीन का भी कितना हो जाएगा, 20 एंगस्ट्रम। तो ये बोला प्रोटीन लेयर कितना 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 लेयर का था, 20 का। और लिपिड का कितना बताया इन्होंने, एंड बाई लेयर ऑफ लिपिड इज 35। देखो, प्रोटीन का 20, ऊपर वाला प्रोटीन का 20 और बीच वाला क्योंकि 2 लेयर में प्रेजेंट था लिपिड, तो इसका कितना बोला इन्होंने, कितना, 35। तो टोटल कितना हो गया थिकनेस इस मेम्ब्रेन का, 75। तो वही बोल रहा है, देखो, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल ईच प्रोटीन लेयर इज 20 एंगस्ट्रम थिक एंड बाई लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड इज 35 एंगस्ट्रम, दस टोटल थिकनेस इज 75 एंगस्ट्रम। देखो, प्रोटीन बीच में 2 लेयर था, किसका बेटा, लिपिड का, और फिर फाइनली लास्ट में कौन था, प्रोटीन। तो ये 2 लेयर मतलब 4 लेयर, तो सर 4 लेयर नहीं हो गया, नहीं, लिपिड बाई लेयर है, मतलब ये एक ही लेयर होता है दोनों मिला के, बस लिखने के लिए PLLP लिख रहे हैं, प्रोटीन प्रोटीन और बीच में बाई लेयर ऑफ किसका, लिपिड का। ठीक है, तो इसीलिए रेंज कितना है, 75 से 100 एंगस्ट्रम आपको थिकनेस इनके अकॉर्डिंग था सेल मेम्ब्रेन का होता है। फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल कॉल्ड एज एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 2 टाइप ऑफ पार्ट्स, हाइड्रोफिलिक हेड एंड हाइड्रोफोबिक टेल। इसी बात पे आज का लेक्चर खत्म हो जाएगा। देखो, जो सेल मेम्ब्रेन में कम याद रखने का, फॉस्फोलिपिड तो होता ही होता है, लिपिड में अभी पढ़ा ना आपने, फॉस्फोलिपिड ग्लाइकोलिपिड 2 प्रेजेंट होता है ना, पढ़ा ना, जल्दी बताओ। जो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल होता है ना, इसको हम एम्फीपैथिक बोलते हैं। एम्फी मतलब क्या होता है, बोथ। अब यहीं पे आज लेक्चर खत्म करेंगे, देखो ये समझना एम्फीपैथिक का मतलब क्या है। तो फॉस्फोलिपिड है सेल मेम्ब्रेन में, उसका नेचर कैसा है बेटा, एम्फीपैथिक। एम्फी मतलब क्या होता है, बोथ, मतलब इसमें 2 कैरेक्टर मिलेगा, इसमें आपको दोनों चीज मिलेगा। हाइड्रोफिलिक हेड होता है इसमें, हाइड्रोफिलिक क्या प्रेजेंट होता है बेटा, हेड, एंड हाइड्रोफोबिक क्या प्रेजेंट होता है, टेल। हाइड्रोफोबिक टेल। हाइड्रोफिलिक जानते हो, वाटर लविंग, और हाइड्रोफोबिक मीन्स इसको पानी से डर लगता है ना। हाइड्रो मीन्स वाटर, फिलिक मीन्स लव, हाइड्रो मीन्स पानी, फोबिक मीन्स फोबिया, डर, है ना। इसका मतलब ये हो गया कि जब हम ऐसे बनाते हैं लिपिड बाई लेयर, देखो कैसे बनाते हैं, ये एक लिपिड का लेयर हुआ, इधर से एक और बना देते हैं, ये दूसरा लेयर हुआ। अब आपको एक लेयर ये है, देखो इतना एक लेयर है, इतना एक लेयर है, कितने लेयर हो गए, 2 लेयर, लिपिड बाई लेयर बोलते हैं इसको। देखो दोनों लिपिड में आप देखोगे, इसको क्या बोलेंगे अपन, हेड, और इसको क्या बोलेंगे अपन, टेल। ये भी क्या है आपका, इसमें आपकी क्या है, टेल, और ये क्या है आपका, हेड। ऐसे ही प्रेजेंट होता है मेम्ब्रेन में आपका, याद रखना। जब भी आप दिखाओगे ना, देखोगे सेल मेम्ब्रेन बनाएगा ना, तो इसी तरह बनाया रहेगा लिपिड। आपको याद होगा, कल भी एक डायग्राम दिखाया था, याद करो, दिखा रहा हूँ आपको एक डायग्राम।
देखोगे तो अब तुमको ये देखो, डायग्राम में देखो तो लिपिड वैसे ही दिखाया हुआ दिख रहा है, हेड टेल, हेड ऊपर से टेल दिख रहा है, जल्दी बताओ, बोलो, ये दिख रहा है नीचे, देखो ना, हेड टेल, इधर से भी आए तो लिपिड लेयर जब भी देखोगे ना सेल मेम्ब्रेन ऐसे ही बना के दिखाएगा, क्योंकि इसमें लिपिड बाई लेयर होता है। चलो देखो, हम यहाँ देख रहे थे, तो हमेशा एक हेड होगा, क्या होगा बेटा आपका, टेल होगा। जो हेड होता है कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक, और जो टेल होता है कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक। मतलब इसको पानी से कोई प्रॉब्लम नहीं है ऊपर वाला सरफेस को, लेकिन इस जो बीच में दोनों का प्रेजेंट है टेल, टेल रीजन वालों को पानी से क्या है, प्रॉब्लम है, इसको पानी से बचा के रखना होगा। और ऊपर वाला जो इधर ए है इधर है, इन दोनों को पानी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है बेटा, क्लियर है। हमेशा लिपिड ऐसे ही होता है, तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं इसको, एम्फीपैथिक। जो फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट है सेल मेम्ब्रेन में कैसा होता है बेटा, एम्फीपैथिक, है ना। एम्फीपैथिक मतलब उसमें दोनों पार्ट होते हैं, हाइड्रोफिलिक पार्ट भी होते हैं और दूसरा हाइड्रोफोबिक पार्ट भी होता है। क्लियर है, क्लियर है। चलो ठीक है, चलो आगे देखें, वही लिख रहा है देखो, phospholiquid molecule as called amphipathic molecule due to presence of two type of part, hydrophilic head and hydrophobic tail। अब देखो यहाँ पे हम उस दिन से शुरू करेंगे। हाइड्रोफोबिक हेड ऑफ द फॉस्फोलिपिड फाइंड्स विथ प्रोटीन लेयर बाय हाइड्रोजन एंड आयोनिक बॉन्ड्स। ये जो हाइड्रो हेड है ना, हेड से ही कौन अटैच होता है बहुत सारा इसमें, जल्दी बताओ, प्रोटीन। ये जो हेड रीजन है ना, हेड रीजन से ही कौन अटैच होगा, देखो ये हेड है ना, देख रहा है हेड, ये गोला गोला हेड है, हेड से कौन अटैच है, देखो तो कौन अटैच है ऊपर में, प्रोटीन। ये प्रोटीन कैसे अटैच होगा, दोनों के बीच में कोई बॉन्ड होगा ना, कौन सा बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन एंड आयोनिक। हाइड्रोफोबिक टेल ऑफ फॉस्फोलिपिड आर अटैच टू ईच अदर बाय वैंडर। अब देखो ये टेल जो है, टेल एक दूसरे से अटैच है दोनों का, देखो ये देखो ये टेल है, ये टेल इधर आया इधर से आया, ये टेल इधर से आया ये इधर से आया, दिख रहा है सबका टेल एक जगह पे है, बताओ, ऊपर से ये आ रहा है नीचे से ये जा रहा है, ऊपर से आ रहा है। टेल के बीच में कौन सा फोर्स होता है, जल्दी बताओ, कौन सा, वॉन्डर वॉल फोर्स। याद है, मतलब सीधी बात, हेड और प्रोटीन के बीच में कौन सा, हाइड्रोजन एंड आयनिक बॉन्ड। और दोनों लिपिड बाइलेयर का, एक बाइलेयर है एक बाइलेयर है, दोनों के टेल में कौन सा बॉन्ड होता है, दोनों का टेल एक दूसरे के पास कैसे होता है, विद द हेल्प ऑफ वॉन्डर वॉल। क्लियर है, क्लियर है ना। अब कल से अपना शुरू करेंगे। दूसरा मॉडल क्या दिया गया था, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। पहला तो देख लिया हमने, पहला क्या था, पहला क्या था, सैंडविच मॉडल। बायोमेम्ब्रेन तो पढ़ रहा है, बायोमेम्ब्रेन किसको बोलते हैं अपन, प्रोकैरियो, मतलब इसको सेल मेम्ब्रेन को, ठीक है। बायोमेम्ब्रेन में हमने पहला मॉडल कौन सा देखा, सैंडविच मॉडल। दूसरा कौन सा देखेंगे कल, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, ठीक है, क्लियर है। चलो ठीक है, आज का लेक्चर एंड करते हैं अपन, अगले लेक्चर में देखेंगे अपन, ठीक है। चलो बेटा रिवीजन करके आना है सबको अगले मंडे को, ठीक है। सब लोग रिवीजन करके आओगे अच्छे से, ठीक है। चलो चलो ठीक है, बाय बाय।